कहते हैं कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हर साल नए साल की शुरुआत के साथ कुछ नए वादे या कुछ नए दावे करते हैं। कुछ वादे वो अपने साथ करते हैं और कुछ दावे वो दूसरों के आगे करते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ क्योंकि हमेशा आप लोगों के सामने ही होती है, इसलिए अपने आप से किया गया हर एक वादा जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही होती हूँ, वो एक दावा बन जाता है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं बालों की ज़रा ट्रिमिंग करवाने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने लेंथ ज़्यादा कम नहीं करवाई क्योंकि अब जैसे-जैसे एज ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो वा बालों की जो ग्रोथ है वो कम होती जाती है। इसलिए मैंने ज़्यादा लेंथ को कम नहीं करवाया, लेंथ वैसे ही ऑलमोस्ट रहने दिए, 2 इंच जितने बालों की ट्रिमिंग करवा ली है। और मैंने साथ ही न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन कह सकते हैं या फिर अपने आप के साथ एक कमिटमेंट कह सकते हैं, मैंने अब इस साल से अपना फेस योगा पे भी काम करना है। मैं ज़रा एक्सरसाइज़ और बाकी मामलात में थोड़ी कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने जो 2 तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में की हैं, वो ये है कि फ़ेस हेल्थ पे काम करना, फ़ेस के शेप के ऊपर काम करना और साथ ही साथ अपने खाने की जो रूटीन है, अपना लाइफ़स्टाइल है, उसको लिमिट में रखना, अपने खाने की जो मिकदार है, उसको लिमिट में रखना, खानों की बहुत सारी वैरायटी को भी अपने से दूर रखना, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अभी मैं फ़ेस योगा कर रही हूँ, दिन की शुरुआत फ़ेस योगा के साथ कर रही हूँ। ये वाला जो एक फ़ेस योगा का एक स्टेप है, ये आपके हॉलो जो लाइन्स पड़ जाती हैं नोज़ के अराउंड, आँखों के नीचे, ये उसको रिड्यूस करता है या कम से कम अगर वक़्त के साथ आपके अंदर ये तब्दीलियाँ आने लगती हैं, तो उन तब्दीलियों को स्लो डाउन करता है, एजिंग को स्लो डाउन करता है। क्योंकि जब आप स्टिमुलेट कर रहे हैं फिंगर की हेल्प से अपने नाक के अराउंड कोलेजन को, तो वो स्टिमुलेट होता है और वो डेड होने से, सुस्त होने से, लेज़ी होने से बचा रहता है और इस तरह आपके फेस के ऊपर जो हॉलो लाइन्स पड़ जाती हैं, जो बुढ़ापे की बहुत बड़ी अलामत होती हैं, उससे भी आपको निजात मिलती है। मेरी नेक बाय बर्थ जो है वो लाइंस हैं इसके ऊपर हमेशा से। तो लंबी वाली गर्दन किसको पसंद नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने कभी भी लंबी वाली गर्दन को एंजॉय नहीं किया। अलबत्ता अब वक्त के साथ क्योंकि इस बात का खौफ है कि गर्दन के ऊपर लकीरें ज़्यादा पड़ेंगी और गर्दन पे बूढ़ापन नज़र आएगा, तो मैं इसके लिए ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ जिसमें कि दोनों हाथों से आपने गर्दन की जो स्किन है उसको खींच के नीचे करना है, उसके बाद आपने साइडवेज मूव करना है अपने हेड को। इस तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलती है आपकी नेक को और मैंने 30 टाइम्स किया है। ऑल्दो बाय बर्थ भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को अपने गर्दन की पोजीशन ऐसे रखने से भी बहुत ज़्यादा इस तरह की लाइंस पड़ जाती हैं और पिछले कुछ अरसे में मैंने अपनी पोजीशन भी इस तरह रखी जिसकी वजह से लाइंस में इजाफा हुआ। तो अल्लाह करे मेरा ये जो छुटकारा है मुझे मिल जाए गर्दन की इस लाइन से। तो थोड़ा-सा गर्दन को 5 सेकंड का रेस्ट देके मैंने 30 सेकंड्स तक दोबारा से इस एक्सरसाइज़ को करना है। मैंने फेस योगा को नेक की हुड को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया और पिछले कोई 10-15 दिनों में मुझे उसमें विज़िबल डिफ़रेंस नज़र आया है, तो मैंने इसके बाकी के जितने भी स्टेप्स थे उनको भी अपनी रूटीन में शामिल कर लिया है। फेस योगा एक्सरसाइजेज़ जितनी भी हैं वो टारगेटेड होती हैं, आपको अपने चेहरे के किस हिस्से को कैसा दिखाना है, किस जगह से फ़ैट को रिड्यूस करना है, किस जगह से आपने अपने चेहरे के खालीपन को ख़त्म करना है, वहाँ के कोलेजन को स्टिमुलेट करना है, ये टारगेटेड होता है सारा। एक्सरसाइजेज़ तो इसकी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे जो टारगेटेड एरियाज़ हैं, चिन को थोड़ा-सा पॉइंटेड बनाना, जॉ लाइन को डिफ़ाइन करना, अपने फाइन लाइंस जो स्माइल के लाफ लाइन बनती है, इसको भी वक़्त के साथ गहरे होने से बचाना है, आँखों के नीचे हॉलीनेस को ख़त्म करना है। इसलिए मैं सारी वो एक्सरसाइज़ेज़ कर रही हूँ जो आपके फेस को टोन्ड करता है। अभी वाली जो एक्सरसाइज़ है इसमें दोनों हाथों की मदद से अपने चेहरे को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और इस तरह से फेस की शेप को बनाना है ताकि आपकी जो लाफ लाइन्स हैं वो ख़त्म हों। इसको भी मैं 2 सेट्स में करती हूँ 30 टाइम्स एक दफ़ा, उसके बाद कोई और एक्सरसाइज़ दरमियान में ऐड कर लेती हूँ और फिर जैसे ही चेहरे को रेस्ट मिलता है मैं एक और सेट रिपीट करती हूँ इसका 30 सेकंड्स के लिए अगेन। मैंने ये एक्सरसाइजेज़ योगा एक्सपर्ट्स को देख के उसके बाद से फ़ॉलो करना शुरू किए हैं, उनके रिज़ल्ट्स को देख के फ़ॉलो करना शुरू किए हैं और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अपनी आइज़ के हुड को ख़त्म करने के लिए मैंने ये एक्सरसाइज़ स्टार्ट की और तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर मुझे इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो गया।
आइज़ के ऊपर जिस तरह से स्किन का फ्लैप पड़ा होता है और आपकी आँखें जो हैं ऐसे लगता है जैसे छतरी-नुमा स्किन आपकी आँख के ऊपर आके गिर गई है, स्किन ढलकने लग जाती है। ये एक्सरसाइज़ उस मकसद के लिए है और मैं इसी की ही बात कर रही थी कि जब से मैंने ये एक्सरसाइज़ स्टार्ट की है, साथ ही साथ मैंने अपनी आँखों को थोड़ा-सा अपने आईब्रोज़ को खींच के ऊपर रख के और बात करना शुरू किया और अपनी लाइफ में इस स्टाइल को ऐड किया है, तब से मुझे बहुत विज़िबल डिफ़रेंस नज़र आया अपनी आँखों के अंदर। और मैं साथ ही साथ आपको दिखाती हूँ अपनी एक पिक्चर जिसमें कि बहुत आप देख सकते हैं बड़ी करीब से कि आँखों के ऊपर फ्लैप बहुत ज़्यादा था और उसकी निस्बत अब बहुत कम हो चुका है। असल मकसद कोई भी एक्सरसाइज़ है, योगा है, स्ट्रेचिंग है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, उसका मकसद ही यही होता है कि बॉडी जो एक जगह जमी हुई है और बहुत रेस्टिंग पोजीशन में पड़ी है, अब उसको हिलाया जाए वहाँ से ताकि वो स्टिमुलेट हो और अपना काम करे जिस काम के लिए वो बना है। फेस के ऊपर और पूरे बॉडी के ऊपर आपकी जो कोलेजन होता है, स्पेशली फेस के ऊपर, टाइम के साथ-साथ आपका कोलेजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, बाकी का जो है वो रेस्टिंग पोज़ीशन पे पड़ा होता है। तो आप इस तरह की जब एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं तो आप अपने फेस को स्टिमुलेट करते हैं, उसको स्ट्रेची बनाते हैं, तो खुद ब खुद उसको हिलना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है, वो लेज़ी से एक्टिव हो जाता है और आपके फेस के ऊपर जितना भी खालीपन है, जितना वो प्लम्पीनेस टाइम के साथ आपकी जो यंग और यूथ वाली लुक है वो ख़त्म हो रही होती है, वो वापस आना शुरू हो जाती है। ये वाली एक्सरसाइज़ जो है ये नोज़ के अराउंड जो हॉलीनेस क्रिएट हो जाती है और ये लाफ लाइन के ऊपर भी काम करता है। वैसे तो सिर्फ 3 फिंगर्स या 2 फिंगर्स आपने नेक नोज़ के अराउंड रखनी होती हैं ऑलमोस्ट 60 सेकंड्स तक काउंट करके, लेकिन मैं साथ ही एक-एक फिंगर से अपनी आइज़ को भी स्ट्रेच करती हूँ ताकि ये मुझे हुडेड आइज़ वाले फ़ियर से भी बचा सकें। ये वाली जो एक्सरसाइज़ है, मैं इसमें थोड़ी-सी एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा होता, एक आँख कम खोलती हूँ, एक आँख ज़्यादा खोलती हूँ। वैसे इसका मकसद ये है कि आँख के शुरू और एंड टिप तक दोनों जगह पे आपने फिंगर्स को रखना है, आँख को खींच के रखना है और आँख का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश करनी है ताकि आपके आँख के नीचे जो फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं, वहाँ का कोलेजन स्टिमुलेट हो और आँख के नीचे रिंकल्स वगैरह ना पड़ें और प्लम्पीनेस आए। मैं सुबह को उठ के तकरीबन 10 मिनट अपने चेहरे को ज़रूर देती हूँ इस तरह से फेस योगा के डिफरेंट स्टेप्स करके, क्योंकि पूरा दिन घर के कामों से फिर फुर्सत ही नहीं मिलती और आपको अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जी किचन में मैं आई हूँ, सबसे पहले मैंने छोटे बेटे को दूध देना है, उसका दूध गर्म हो रहा है, हल्का-सा बिल्कुल कुनकुना सा गर्म दूध वो पीता है और मेरे बच्चे चीनी या कोई भी स्वीटनर ऐड करके दूध में नहीं पीते हैं। हाँ, अलबत्ता बेटी जो है वो भी अभी तक फ़ीडर पीती है और वो फ़ीडर के अंदर ग्रो अप फ़ॉर्मूला डाल के पीती है। इसको दूध देने के बाद दिन की शुरुआत करते हैं नाश्ता करने से। आज बच्चे घर पे ही हैं और बच्चों की छुट्टी है और वो क्यों है, वो इस वजह से है कि दुराब की तबीयत थोड़ी सी अपसेट है। उसको डायरिया हुआ हुआ है, उसके पेट में भी दर्द था, तो मैंने एक दिन तो स्कूल भेजा, लेकिन आज तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब थी तो मेडिकेशन पे है और साथ ही घर में रेस्ट कर रहा है। लंच बॉक्स तो इनके सुबह मैंने बनाए थे, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, इसलिए रबा जानी ने तो अपना लंच फ़िनिश कर लिया, लेकिन दुराब को मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खाने दूँगी। हाँ, स्कूल के लिए तो मैं भेज ज़रूर रही थी, चाहती नहीं थी भेजूँ, लेकिन मजबूरी ये होती है कि बच्चा भूखा भी ना रहे और ये होममेड चीज़ें हैं, इसमें होममेड कबाब है, साथ ही समोसे हैं छोटे वाले बाइट साइज़ और कबाब भी मैंने घर पे बनाए हैं। तो मुझे ये था कि कम से कम स्पाइसी नहीं है और बच्चे का पेट भी भरे और उसको ऐसा ना फ़ील हो कि मैं कोई मरीज़ों वाली खुराक खा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को चटपटा तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। रबा जानी की वाटर बॉटल है, इसकी कैपेसिटी तकरीबन पौना लीटर की है। बच्चों के स्कूल में क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स डे की एनुअल स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही है, तो उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए मैं रबा को बड़ी वाली पानी की बोतल देती हूँ और उससे कहती हूँ कि मेक श्योर करना है कि आपने ये दिन के अख्ताम तक ख़त्म करके आनी है। दुराब की जो पानी की बोतल है, इसमें मैं अभी उसको डाल के दूँगी पेडिट्रॉल, यानी कि ओआरएस। और ओआरएस जैसे ही बच्चों को लूज़ मोशन या उल्टी वगैरह होती है, तो मैं साथ ही नमकियात की कमी से बचाने के लिए लाज़मी शुरू कर देती हूँ और उनके साथ पानी की बोतल इस तरह बना के रख देती हूँ ताकि उनको नमकियात की कमी ना हो। ये होती तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, टेस्ट में अजीब सी ही फ़ील होती हैं, लेकिन लीमू और
ऑरेंज फ्लेवर थोड़े से बेहतर ही होते हैं। मेरे पास इस वक्त ऑरेंज फ्लेवर अवेलेबल था तो मैं उसमें ही इसको बना के दे दूँगी। और अभी क्योंकि उसको मेडिसिन दी है, थोड़ा सा पानी पी ले, उसने बनाना भी खाया हुआ है, उसके बाद मैं उसको चावल दूँगी। चावल हैं तो रात के बने हुए मसर चावल मैंने बनाए थे, लेकिन नॉन स्पाइसी हैं और घर के हैं। दाल अलबत्ता उसको देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि वो अकेले चावल बिल्कुल भी नहीं खाएगा, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं उसको दाल चावल ही दूँगी। बच्चों से हर थोड़ी देर बाद पूछना पड़ता है कुछ ना कुछ, जब ख़ास तौर से वो बीमार हों, कि क्या खाना है, और आपको हर सूरत में यही खाना है जो आपके लिए अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनका तो दिल चाह रहा होता है कि जो मर्ज़ी हालात हों, चटपटी कोई ना कोई फ्राइड चीज़ ही हमें मिलनी चाहिए। दुराब के साथ मैं खड़ी रही कि मेरे सामने ही थोड़ा सा तो पानी पी लो, एक दो सिप तो लो, उसके बाद मुझे तसल्ली और मैं जाके किचन में अपना काम कर सकूं। तो बस मजबूरी के तहत उसने सिप ले ही लिया, लेकिन वो बाद में कह रहा था कि मम्मा इतना बुरा भी इसका फ्लेवर नहीं था। तो बस उसको ये दे के मैं आई हूँ किचन में। बाल शाल अपने मैंने समेट लिए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा ख़ौफ़ होता है कि खाने वगैरह के अंदर कहीं पे भी बाल ना हो। और खुदा न खास्ता वैसे हेयर फॉल मुझे है नहीं, लेकिन मेरे बालों को ना टूटने का इशू है, बालों के हेयर ब्रेकेज का मुझे इशू होता है। तो मैं बालों को अच्छे से समेटती हूँ, दुपट्टा भी सर पे कभी कभार ले लेती हूँ, ताकि इस तरह का कोई चांस ही ना रहे कि बाल यहाँ वहाँ बिखरे रहें। मुझे पसंद नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं है, ज़ाहिर है। तो हमने की है दुराब के लंच की बंदरबांट। राहिब ने वहाँ से समोसे ले लिए, मैंने उसका कबाब उठा लिया और मैं बनाने लगी हूँ एक सादा रोटी। ऊपर लगाऊंगी खूब सारा देसी घी और मज़े से कबाब के साथ। होममेड कबाब है, उसमें जस्ट हैं आलू बॉईल हुए हुए, और साथ है बॉइल्ड स्पेगेटी, उसके अंदर नमक, काली मिर्च, हरे वाले मटर हैं बॉईल हुए हुए, उसके अंदर ज़ीरा है, और फिर बस जिस तरह आलू वाले कटलेट्स होते हैं सेम वही इंग्रेडिएंट हैं, और उसको लंबी शेप में बना लिया। ऊपर ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के मैंने उसको फ्राई कर लिया था। तो मैं बना लूँगी अपनी रोटी और खूब सारा देसी घी ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि देसी घी एक बहुत हेल्दी फ़ैट होता है, और दिन की शुरुआत अगर आप इस तरह के फ़ैट से करें, पूरे दिन आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं, और ये आपके जो डेंजरस फ़ैट होता है जिस्म के अंदर जमा हुआ हुआ, उसको भी पिघलाने में बहुत हेल्पफुल होता है। सारी ज़िंदगी मैंने औरतों में ये एक मिसकंसेप्शन देखा है कि उनको लगता है कि देसी घी खाने से मोटापा होता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देसी घी खा के उल्टा आप अपना फ़ैट रिड्यूस करते हैं बॉडी से, क्योंकि ये बहुत हेल्दी फ़ैट है, और ये आपके अनहेल्दी फ़ैट के ऊपर जाके अटैक करता है, और उसको बॉडी से डिज़ोल्व करके बॉडी को दूसरे कामों में इस्तेमाल करने में हेल्प आउट करता है। इस तरह से नरम नरम फुल्का बनता है। मैंने हम हमेशा से हमने वो वाला ट्रेंड फ़ॉलो किया था कि रोटी को कपड़े से दबा दबा के पकाने वाला, लेकिन मैंने ये वाला जो तरीका है अपनी भाभी को देख के मैंने सीखा, और बड़े नरम नरम मज़े के इतने फुल्के बनते हैं, और ये काफ़ी देर तक नरम रहते हैं जब तवा हटा के आप डायरेक्ट आग पे सेंक लेते हैं फुल्के को। और घी भी मेरे पास होममेड ही है, घर पे माशाल्लाह जो भी दूध आता है उसकी बलाई जो है वो मैं इकट्ठी करती हूँ, और डायरेक्ट बलाई को पिघला के उसमें लेमन जूस ऐड करके, और उसका पानी अलहदा हो जाता है, और बाकी घी उसका तैयार हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और यूज़ मेरे घर में काफ़ी कम है, क्योंकि बच्चे सुबह में नाश्ता करते हैं, कोई ना कोई फल वगैरह खा के जाते हैं या ब्रेड खा के जाते हैं। पराठे मेरे घर पे सिर्फ वीकेंड पे ही बनते हैं, हस्बैंड के लिए भी, मेरे लिए भी, और बच्चे भी, हम सब माशाल्लाह कोई ना लेविश नाश्ता करते हैं। तो इधर रोटी मेरी तैयार हो गई है। घी उस पे इतना है कि बिल्कुल गिरने वाला हो रहा है, माशाल्लाह इतना ज़्यादा है घी उसके ऊपर। और साथ ही मैंने चाय हल्की आंच पे रख दी है। पहले मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद करूँगी इंजॉय अपनी चाय को। और मेड्स अभी तक क्योंकि नहीं आई हैं, इसीलिए किचन में सारा सामान हल्का फुल्का बिखरा हुआ पड़ा है, कुछ तो मैंने समेट दिया है अभी नाश्ता बनाते हुए ही, और बाकी का वो आके बर्तन जब धोएंगी तो किचन की सफाई हो सकेगी कंप्लीट। तो अभी चल के हम नाश्ता कर लेते हैं। आज क्योंकि बच्चे मेरी पसंदीदा जगह पे मेरे पसंदीदा कमरे में बैठे टीवी देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़रा फिर खिड़की के पास लाइव को देखने के लिए बैठी हूँ। मुझे डे लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह घरों में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं जहाँ से रोशनी छन के कमरे के अंदर आती है या आपके लाउंज के अंदर आती है, मुझे बड़ा पसंद है। लाइफ का आपको एहसास होता है, अंधेरे में रहना आपको डिप्रेशन के अंदर लेके जाता है, ये मेरी ज़ाती राय है। और मुझे लगता है कि शायद रिसर्च भी यही बात कहती है कि आप जितना ज़्यादा ख़ुद को घुटन ज़दा माहौल में रखते हैं, आप उतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं यहाँ कर रही हूँ मज़े मज़े का नाश्ता, और नाश्ता करते हुए ही मुझे ख़्याल आता है, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं जब भी तुम अपनी वीडियोस में खाना खा रही होती हो, बाइट तो छोटी ले लिया करो। तुम इतना बड़ा मुंह खोल के अपनी बाइट लेती हो और साथ में चबा चबा के खाती हो, तो फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारे बड़े अजीब लग रहे होते हैं। तो पहली बाइट तो ली थी मैंने मज़े मज़े की, सिर्फ अकेले देसी घी के साथ,
दूसरी बाइट मैंने काफ़ी बड़ी ले ली थी क्योंकि उसमें कबाब का भी पीस था। अब पीते हैं मज़े से चाय, और चाय हमेशा मेरी होती है कम चीनी और ज़्यादा पत्ती वाली स्ट्रॉन्ग चाय। साथ ही मैं अपने पूरे दिन को प्लान करती हूँ क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत ही है, अभी जस्ट बच्चे उठे हैं, नाश्ता-वाश्ता हमने किया है, तो पूरा दिन मैंने अभी गुज़ारना है, घर के काम-काज करवाने हैं उनसे, काम वालियों से। उसके बाद मैंने आजकल अपना एक सीज़न स्टार्ट किया हुआ है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक स्टोरी है। उस स्टोरी में क्या है, इस बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं हम। दुराब के नाश्ते का टाइम हो गया है तो मैंने उसके लिए निकाले हैं ये रात वाले चावल, और साथ ही थोड़ी-सी दाल मसर, ताकि चावल फीके ना लगें। वैसे तो तड़के वाले चावल हैं, स्टिल मुझे पता था कि वो दाल के बगैर इसको बिल्कुल खाना पसंद नहीं करेगा। खाना गरम हो गया है जी, तो ये दे देते हैं दुराब अली निसार को, वो अपना खाना एंजॉय करे। उसके बाद आपको करवाती हूँ मैं थोड़ा-सा बाहर का नज़ारा। आज दिन बड़ा खिला-खिला सा है। इससे 1 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, दिन बहुत ज़्यादा ठंडा था। आज जनवरी की 28 तारीख़ है और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, दिन बिल्कुल साफ़-सुथरा है, लेकिन हवा हल्की-सी अभी भी चल रही है। राहिब और रबा डक्स के पास गए हुए हैं थोड़ा-सा चक्कर लगाने के लिए, उसने अपनी साइकिल चलानी थी, रबा उसके साथ गई है उसको कंपनी देने के लिए। और साथ ही साथ आपको दिखाऊँ कि ये हमारा लॉन है। ये लॉन हमारा ऐसा है कि इसमें कभी भी घास नहीं उग सकी है। इस पे एक तो शेड पड़ता है साथ वाली बिल्डिंग का, साथ ही साथ ऊपर खड़े हुए दरख्तों का। इतना ज़्यादा इस पे शेड पड़ता है, इसको धूप नहीं लगती, और घास को उगने के लिए तो धूप चाहिए होती है, बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए कभी हम यहाँ पे घास उगाने में कामयाब नहीं हो सके। वरना क्यारियों में अलबत्ता हमने बहुत ज़्यादा पौधे ओवर द ईयर्स लगाए हैं, और माशाल्लाह खिले-खिले हरे-भरे पौधे आपको नज़र आ ही रहे होंगे। स्टोरी ऑफ मोसेस मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीज़न स्टार्ट किया हुआ है, 3 एपिसोड की वो स्टोरी है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। और मैं अगर आपको ये बात कहूँ तो आप हैरान रह जाएँगी कि इस वक़्त आके मुझे ये बात पता चली है कि हम दूसरे कल्चर में, क्रिश्चियनिटी में दूसरे अंग्रेज़ों के नाम सुनते हैं, आइज़क होते हैं, जैकब है, जोसेफ है, इब्राहिम है। इब्राहिम का तो मुझे आइडिया होता था कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम था। लेकिन जैकब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, आइज़क हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को कहते हैं, जोसेफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहते हैं, मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, ये बात भी मुझे पता थी। लेकिन अगली बार जब आप भी ये इन तरह के नामों को किसी अंग्रेज़ के बच्चों के नामों में सुने, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेशक ये दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये इन अम्बिया को मानने वाले में से हैं। और अम्बिया की कहानियाँ, किस्से जब हम कुरान पाक में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, या फिर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ उन पे बनी होती हैं, तो एक बात तो है कि ये चीज़ें आपके ईमान को बहुत ज़्यादा ताज़ा कर देती हैं। और इससे जो 2 सबक आपको ज़िंदगी में मिलते हैं, वो ये हैं कि एक तो ये कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे से प्यारे बंदे जो नबी थे, जो रसूल थे, उन पे बहुत आज़माइशें भेजी। दूसरी बात जो आपको समझ आती है वो ये कि अल्लाह ताला जब अपने बंदों पे आज़माइश भेजता है तो वो उनको तन्हा भी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमारी कैपेसिटी के मुताबिक हमारे ऊपर बोझ डालता है, और किसी भी मसले का हल वो पहले से ही हमारे लिए सोच के रखता है। आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।